नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे क्लिनिकल हैंड हाइजीन मास्टरी, हाथ धोना और स्वच्छता पर। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में शायद बहुत बुनियादी लगे। हाँ, मतलब हाथ धोना तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना? सही कहा। लेकिन आज के हमारे इस गहन अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ उस बुनियादी आदत के बारे में बात करना नहीं है। हम हेल्थ केयर में सबसे महत्वपूर्ण कौशल को डिकोड कर रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। आज हम मेडिकल साइंस के एक ऐसे हथियार का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो सच में वैश्विक महामारियों को रोकने की ताकत रखता है। हर साल लाखों लोगों की जान बचाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अरबों डॉलर का लेजर उपकरण या रोबोटिक मशीन नहीं है। हाँ, ये सिर्फ 40 सेकंड का समय और एक साबुन का टुकड़ा है। अक्सर हम इसे एक रोजमर्रा की आदत मान लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल और अस्पताल के माहौल में देखिए, ये जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन सकता है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ हाथ से धूल या मिट्टी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम हेल्थ केयर सेटिंग्स की बात करते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य HAI यानी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को रोकना होता है। वो संक्रमण जो मरीज अस्पताल में इलाज के दौरान पकड़ लेते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ये एक अदृश्य युद्ध है और ये युद्ध सीधे तौर पर खतरनाक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कोविड-19 जैसे वायरस और यहाँ तक कि फंगस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। और अगर ये रक्षा पंक्ति टूटती है तो पूरी चिकित्सा प्रणाली चरमरा सकती है। तो चलिए इस अदृश्य युद्ध के दुश्मनों को समझते हैं। मतलब हमें वास्तव में लड़ना किससे है? क्योंकि हमारी त्वचा कोई सपाट बेजान सतह तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। हाँ, एक इकोसिस्टम। मेडिकल भाषा में कहें तो हमारी त्वचा पर कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिएंट फ्लोरा कहते हैं। अस्थायी वनस्पतियां। सही। इसे समझने के लिए हम इन्हें हिचहाइकर्स या बिन बुलाए मेहमान मान सकते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अस्पताल के किसी दरवाजे के हैंडल को या लिफ्ट के बटन को छूता है या किसी भी संक्रमित सतह को। बिल्कुल। तो ये सूक्ष्म जीव त्वचा की सबसे ऊपरी सतह पर आ बैठते हैं और क्योंकि ये सिर्फ सतह पर टिके होते हैं, इन्हें हटाना आसान होता है। हाँ, लेकिन विडंबना देखिए, यही ट्रांजिएंट फ्लोरा सबसे ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं। मतलब बीमारियां फैलाने में यही सबसे आगे होते हैं। अरे बाप रे! तो जो आसानी से हट जाते हैं वही सबसे खतरनाक है। बिल्कुल। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का दूसरा हिस्सा और भी रोचक है। ट्रांजिएंट फ्लोरा के अलावा हमारी त्वचा में रेजिडेंट फ्लोरा भी होते हैं। निवासी वनस्पतियां, है ना? हाँ, नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी त्वचा के स्थायी निवासी हैं। ये त्वचा की बहुत गहराई में, जैसे बालों के रोम और पसीने की ग्रंथियों के नीचे सुरक्षित रहते हैं। ओह, तो गहराई में होने के कारण कोई भी सामान्य स्क्रबिंग इन्हें नहीं निकाल पाएगी? सही कहा। कोई भी सामान्य हाथ धोना इन्हें पूरी तरह से नहीं हटा सकता। लेकिन प्रकृति का संतुलन देखिए, ये रेजिडेंट फ्लोरा आमतौर पर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। अच्छा। हाँ, बल्कि ये अक्सर हानिकारक बाहरी बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं। एक तरह से हमारी रक्षा करते हैं। मतलब ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, कह सकते हैं। इसलिए हैंड हाइजीन का असली विज्ञान हमारे हाथों को पूरी तरह से स्टेरिलाइज या कीटाणु रहित करना नहीं है। क्योंकि वो तो संभव ही नहीं है ना? बिल्कुल संभव नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य उन खतरनाक ट्रांजिएंट हिचहाइकर्स को धोकर बाहर निकालना है, इससे पहले कि वे किसी कमजोर मरीज के शरीर में प्रवेश कर जाएं। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है ये। तो जब दुश्मन की पहचान हो गई है तो बात करते हैं हमारे हथियारों की। हाँ, कि हमारे पास हथियार कौन कौन से हैं और उनका उपयोग कब करना है। क्लिनिकल वातावरण में मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्वच्छता रणनीतियां इस्तेमाल होती हैं। पहला है सामाजिक हाथ धोना, मतलब साबुन और पानी का उपयोग करके, जो हम घर पे भी करते हैं। हाँ। दूसरा है क्लिनिकल या स्वच्छ हाथ धोना, जिसमें हम एंटीसेप्टिक एजेंट का उपयोग करते हैं, खासकर मरीजों की जांच से पहले या बाद में। सही। तीसरा है सर्जिकल एंटीसेप्सिस। ये वो है जो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले किया जाता है, जहां रोगाणुओं को न्यूनतम स्तर तक ले जाना अनिवार्य है। और चौथा है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या ABHR। बिल्कुल, जिसमें 60 से 90% अल्कोहल होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल है जो शायद बहुत से विद्यार्थी भी सोच रहे होंगे। पूछिए। अगर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इतना ही तेज और असरदार है तो हर जगह सिर्फ उसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ पानी और साबुन से हाथ धोने की लंबी प्रक्रिया की क्या जरूरत है? ये एक ऐसी उलझन है जो अक्सर नए मेडिकल स्टाफ में भी देखी जाती है।
लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत ही शुद्ध रसायन विज्ञान है, मतलब केमिस्ट्री। अच्छा, कैसे? देखिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का काम करने का तरीका ये है कि अल्कोहल सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन को नष्ट कर देता है और वायरस की बाहरी लिपिड परत को तोड़ देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, लेकिन एक कमी है। अल्कोहल गंदगी, ग्रीस या शरीर के तरल पदार्थ जैसे खून या बलगम को पार नहीं कर सकता। ओ, मतलब अगर हाथों पर धूल या खून लगा है तो वो एक भौतिक ढाल बन जाएगा। बिल्कुल, एक फिजिकल बैरियर बन जाता है और अल्कोहल उस ढाल के नीचे छिपे बैक्टीरिया तक नहीं पहुंच पाता। तो उस स्थिति में सैनिटाइजर बिल्कुल बेकार है? लगभग बेकारी है। इसलिए जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे हो या महामारी के दौरान या कोई व्यक्ति शौचालय का उपयोग करके आया हो, तो वहां यांत्रिक निष्कासन यानी मैकेनिकल रिमूवल की आवश्यकता होती है। मतलब साबुन और पानी अनिवार्य है? बिल्कुल, साबुन के अणु एक विशेष तरीके से काम करते हैं। उनका एक सिरा पानी से प्यार करता है और दूसरा सिरा तेल और गंदगी से। वो माइसेल वाला सिद्धांत है ना? हाँ, वे गंदगी और बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर कर एक कैप्सूल जैसा बना लेते हैं, जिसे माइसेल कहते हैं। और फिर पानी के बहाव और घर्षण के साथ वे हाथ से फिसलकर बह जाते हैं। क्या बात है! मतलब साबुन और पानी शारीरिक रूप से दुश्मन को उठाकर बाहर फेंकते हैं, जबकि सैनिटाइजर वहीं की वहीं उन्हें खत्म कर देता है, बशर्ते कोई ढाल ना हो। आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। अब ये सब क्लिनिकल सेटिंग में कैसे लागू होता है? क्योंकि अस्पताल में हम सिर्फ तब तो हाथ नहीं धो सकते जब हाथ गंदे दिखें। नहीं, वहां नियम बदल जाते हैं। ये मरीज की सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे एक मानकीकृत प्रोटोकॉल में बदल दिया है, जिसे हाइजीन के 5 महत्वपूर्ण क्षण कहा जाता है। हाँ, द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ये एक चेकलिस्ट की तरह है। तो मैं इन्हें सूचीबद्ध करता हूं। पहला क्षण, मरीज को छूने से पहले। और दूसरा, किसी भी एसेप्टिक या स्वच्छ प्रक्रिया से पहले। यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये जो दूसरा क्षण है ना, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि एसेप्टिक प्रक्रिया से पहले हाथ धोना सिर्फ बाहरी रूप से मरीज की रक्षा नहीं कर रहा है, यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम अनजाने में अपने हाथों के ट्रांजिएंट फ्लोरा को मरीज के रक्त प्रवाह या घाव में तो प्रवेश नहीं करा रहे हैं। ओ, समझ गया। जैसे जब हम एक IV लाइन लगाते हैं या कैथेटर डालते हैं, तब हम शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को भेद रहे होते हैं। उस समय थोड़ी सी भी चूक एक स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को सेप्सिस की ओर धकेल सकती है। बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। और फिर आते हैं अगले क्षण, तीसरा क्षण, शरीर के किसी भी तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद। चौथा, मरीज को छूने के बाद। और पांचवां, और मेरी राय में शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला, मरीज के आसपास की चीजों को छूने के बाद। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये 5वां बिंदु सच में एक गेम चेंजर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे, मैंने तो मरीज को नहीं छुआ, मैंने तो सिर्फ उसका मॉनिटर एडजस्ट किया है या सिर्फ बेड की रेलिंग पकड़ी है, तो मुझे हाथ धोने की क्या जरूरत है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। और ये एक भयानक भूल है। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि मरीज का फ्लोरा केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। मतलब वो आसपास भी फैल जाता है। बिल्कुल। जब मरीज खांसता है, बात करता है या जब चादरें बदली जाती हैं, तो उसके बैक्टीरिया पूरे पेशेंट जोन में फैल जाते हैं। पेशेंट जोन मतलब उस कमरे का IV स्टैंड, साइड टेबल, सब कुछ एक दूषित सतह बन जाता है। एकदम सही। इसलिए वातावरण को छूना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मरीज को छूने के ही बराबर है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो किसी भी व्यस्त अस्पताल में सबसे बड़ी चुनौती है, समय। हाँ, समय की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, गाइडलाइंस कहती हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोने में कम से कम 40 से 60 सेकंड लगने चाहिए। अब अगर कोई नर्स ICU में एक दिन में 40 बार मरीजों को देख रही है, तो क्या हर बार 60 सेकंड तक हाथ धोना व्यावहारिक है? मतलब ये तो दिन के कई घंटे सिर्फ सिंक पर खड़े रहने में निकल जाएंगे। और यही वो व्यवहारिक समस्या है जिसने अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को इतना क्रांतिकारी बना दिया। ये उसी समय की कमी का समाधान है। अच्छा, तो इसीलिए सैनिटाइजर इतना जरूरी है? बिल्कुल। जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हो, तो हैंड रब केवल 20 से 30 सेकंड में वही काम कर देता है। ये हेल्थ केयर वर्कर का समय बचाता है
और कंप्लायंस रेट यानी नियमों के पालन की दर को बढ़ाता है। लेकिन चाहे आप 40 सेकंड का हैंड वॉश कर रहे हो या 20 सेकंड का हैंड रब, तकनीक से समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। तकनीक की बात करें तो वो 40 से 60 सेकंड का समय कोई बस इंतजार करने का समय नहीं है। मैंने पढ़ा है कि ये एक बहुत ही सटीक कोरियोग्राफी है, एक डांस की तरह। हाँ, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हाथों को पानी से गीला करना और साबुन लेना, फिर दोनों हथेलियों को रगड़ना, इसके बाद उंगलियों को आपस में फंसाकर रगड़ना ताकि उंगलियों के बीच की जगह साफ हो सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है ब्लाइंड स्पॉट्स को अनदेखा करना। ब्लाइंड स्पॉट्स जैसे गाड़ी चलाते समय रियर व्यू मिरर में कुछ हिस्से नहीं दिखते? बिल्कुल वही एनालॉजी। वैसे ही हाथ धोते समय अंगूठे और उंगलियों के पोर अक्सर छूट जाते हैं। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति सिर्फ हथेलियों को रगड़ने की होती है, जबकि हम किसी भी चीज को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा अपनी उंगलियों के पोरों और अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये ब्लाइंड स्पॉट्स ही संक्रमण का मुख्य जरिया बनते हैं। इसलिए अंगूठे को पकड़कर गोल गोल घुमाना और उंगलियों के नाखूनों को हथेली पर रगड़ना इस तकनीक का बहुत अहम हिस्सा है। मतलब जो घर्षण है वो यहाँ असली काम कर रहा है। सही कहा। वो घर्षण ही उन ट्रांजिएंट फ्लोरा को त्वचा से अलग करता है और प्रक्रिया का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, सुखाने वाला हिस्सा, क्योंकि गीले हाथों से रोगाणु सूखे हाथों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से फैलते हैं ना। बिल्कुल, इसलिए सिंगल यूज जीवाणु रहित तौलिए से हाथों को सुखाना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, नल को बंद करने के लिए भी उसी तौलिए का उपयोग करना चाहिए। अरे हाँ, अगर साफ हाथों से वापस उस नल को छुआ जिसे गंदे हाथों से खोला गया था तो वो पूरी 60 सेकंड की मेहनत पल भर में शून्य हो जाएगी। बिल्कुल शून्य, सब बेकार। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। लेकिन अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े संकट के साथ जोड़ते हैं। हम अक्सर चेन ऑफ इन्फेक्शन या संक्रमण की श्रृंखला की बात करते हैं। देखिए, अगर हाथ धोने में कोई चूक होती है तो ये सिर्फ एक मरीज से दूसरे मरीज तक बीमारी नहीं ले जाती। ये आज की सबसे बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी AMR को भी बढ़ावा देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सीधा संबंध इस संचरण यानी ट्रांसमिशन के तरीके से है। वो कैसे? देखिए, जब एक सुपरबग यानी ऐसा बैक्टीरिया जिस पर कोई दवा असर नहीं करती अस्पताल में जन्म लेता है तो वो हवा से नहीं उड़ता। वो अक्सर एक हेल्थ केयर वर्कर के हाथों के जरिए ही एक मरीज से दूसरे मरीज तक सफर करता है। ओहो, तो हम खुद उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? दुर्भाग्य से हाँ। लेकिन अगर हम हाथ धोकर उस संचरण की कड़ी को तोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैक्टीरिया कितना भी रेजिस्टेंट क्यों ना हो, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब प्रिवेंशन यानी बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है, खासकर तब जब हमारे पास इलाज के लिए कोई एंटीबायोटिक बची ही ना हो। बिल्कुल सही। और ये संचरण तब होता है जब बुनियादी गलतियां की जाती हैं। हमने ब्लाइंड स्पॉट्स की तो बात की, लेकिन और भी कई रुकावटें हैं जो लोग खुद पैदा करते हैं। जैसे कि ये एक सुरक्षित घर बनाने जैसा है। बिल्कुल। अंगूठी के नीचे का स्थान गर्म और नम होता है, जो सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए एकदम सही वातावरण है। साबुन और पानी अक्सर उन छोटे कोनों तक नहीं पहुंच पाते। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कृत्रिम नाखून या बहुत लंबे नाखून रखना। मतलब नेल पॉलिश या कृत्रिम नाखूनों के नीचे के हिस्से को साफ करना लगभग असंभव है। वहां बैक्टीरिया आसानी से छिप सकते हैं। मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी यहाँ। इन गलतियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दस्तानों यानी ग्लव्स को लेकर भी है। हाँ, ग्लव्स। लोगों को लगता है कि अगर ग्लव्स पहने हैं तो हाथ धोने की क्या जरूरत है। और ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है। ग्लव्स कभी भी हाथ की स्वच्छता का विकल्प नहीं हो सकते। मेडिकल ग्लव्स कोई अचूक कवच नहीं है। उनमें तो माइक्रोटियर्स भी हो सकते हैं ना। बिल्कुल, ऐसे सूक्ष्म छेद जो आंखों से नहीं दिखते। और पसीने के कारण ग्लव्स के अंदर रोगाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। और जब ग्लव्स उतारे जाते हैं तो बहुत अधिक संभावना होती है कि बाहरी सतह का संक्रमण हाथों पर लग जाए। एकदम सही। इसलिए ये एक सार्वभौमिक नियम है। ग्लव्स पहनने से पहले और उन्हें उतारने के ठीक बाद हाथों को साफ करना अनिवार्य है। मतलब ग्लव्स सिर्फ एक अतिरिक्त सुरक्षा है, हाथ धोने का रिप्लेसमेंट नहीं। बिल्कुल नहीं। और एक और बिंदु है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो है हाथों की त्वचा का स्वास्थ्य। हाँ, बार बार साबुन और अल्कोहल लगाने से त्वचा काफी रूखी हो जाती है। फटी हुई त्वचा का मतलब है सूक्ष्म जीवों के लिए और भी गहरे छिपने के स्थान। डर्मेटाइटिस की समस्या बहुत आम है।
इसलिए क्लिनिकल सेटिंग में मॉइस्चराइजर का उपयोग केवल कॉस्मेटिक नहीं है, ये संक्रमण नियंत्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो त्वचा को स्वस्थ रखना सुरक्षा की पहली परत को मजबूत रखना है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के नजरिए से देखें, तो ये एक लागत प्रभावी या कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है। एक मरीज को आईसीयू में रखकर महंगे एंटीबायोटिक्स देने में जो खर्च आता है, उसकी तुलना में साबुन और पानी की कीमत कुछ भी नहीं है। सही बात है। ये सरल सा काम पूरी स्वास्थ्य प्रणाली को ढहने से बचाता है और मृत्यु दर को काफी कम करता है। और क्योंकि ये एक गहन अध्ययन है, जो विद्यार्थी इसके वैज्ञानिक पहलुओं को परीक्षाओं या क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए समझ रहे हैं, उनके लिए इस पूरे विषय का एक त्वरित सारांश यानी एग्जाम समरी कर लेते हैं। हाँ, ताकि सारे बिंदु स्पष्ट रहें। तो विद्यार्थियों के लिए जो मुख्य टेक अवे है वो ये है। पहला, हाथ की स्वच्छता संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है। हमारा मुख्य लक्ष्य पैथोजेनिक ट्रांजिएंट फ्लोरा को हटाना है। बिल्कुल। और दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 महत्वपूर्ण क्षण याद रखें। मरीज को छूने से पहले, एसेप्टिक प्रक्रिया से पहले, शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क के बाद, मरीज को छूने के बाद और उसके आसपास के वातावरण को छूने के बाद। ये नियम पत्थर की लकीर है। और तीसरा बिंदु जो हमने डिस्कस किया था, समय और तकनीक। हाँ, अगर हाथों पर दृश्यमान गंदगी या तरल पदार्थ है तो हमेशा साबुन और पानी से 40 से 60 सेकंड तक हैंड वॉश करें। अगर हाथ साफ दिख रहे हैं तो समय बचाने के लिए 20 से 30 सेकंड तक अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का उपयोग करें। और विद्यार्थियों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये सभी तथ्य ठोस वैज्ञानिक साहित्य पर आधारित हैं। चाहे वो WHO की 2009 की गाइडलाइंस हों, CDC के दिशा निर्देश हों, पार्क की प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन की किताब हो या जेविड्स मेलने की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सबका निष्कर्ष यही है। बिल्कुल, विज्ञान इस पर पूरी तरह से एकमत है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और जानकारी से भरी चर्चा रही। हमने विज्ञान के सबसे बुनियादी लगने वाले पहलू की गहराई को समझा है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया इस विषय पे बात करके। तो अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ जो थोड़ा उकसाने वाला है, लेकिन उस पर सोचना जरूरी है। देखिए, आज हम चिकित्सा विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में सबसे जटिल समाधानों के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है। लेकिन क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि मानव इतिहास का सबसे क्रांतिकारी, सबसे अधिक जीवन रक्षक और सबसे शक्तिशाली चिकित्सा उपकरण कोई मशीन नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण साबुन का टुकड़ा और सही तरीके से रगड़ने के 40 सेकंड? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आप सब सोचकर देखें, ऐसी और कौन सी बुनियादी जीवन रक्षक आदतें और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम बहुत साधारण मानकर अनदेखा कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।